रोबोटिक वर्सेस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, विच वन टू चूज। आज ये टॉपिक मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि पेशेंट्स को जब हम सर्जरी एडवाइस करते हैं तो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, मैडम रोबोटिक में क्या फ़ायदे नुकसान है, लेप्रोस्कोपी के क्या फ़ायदे नुकसान है। हमारी फैमिली में बहुत सारी लेप्रोस्कोपी सर्जरीज तो हो चुकी हैं पर रोबोटिक के बारे में हमने नहीं सुना है। आज मेरे इस वीडियो में हम यही कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। मैं हूँ डॉक्टर ज्योति मिश्रा, रोबोटिक एंड गायनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन नोएडा। पहले ज़माने में बड़ा कट लगा के सर्जरीज की जाती थी। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस किया और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इवॉल्व हुई, जो कि इंडिया में 1990 से बहुत ज़्यादा शहरों में आ गई थी और ग्रेजुअली इवॉल्व होकर एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर हो गया है। जब कोई सर्जरी की जाती है, चाहे वो गॉल ब्लैडर की हो या यूट्रस निकालने की, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा ही ये सर्जरी की जाती है। पिछले कुछ सालों में रोबोटिक सर्जरी एक और टेक्निक ने इवॉल्व किया है और अक्सर बड़ी सिटीज में अब ये फैसिलिटी अवेलेबल है। लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी दोनों ही मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी यानी कि MIS या की होल सर्जरी की कैटेगरी में आती है। इसका मतलब ये है कि आपको बड़ा कट नहीं लगाया जाता, इंसिजन नहीं दिया जाता, छोटे छोटे पंक्चर्स 3 या 4 होल्स पेट पर किए जाते हैं, जिनके थ्रू हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं और आपके ऑर्गन्स का डिजीज निकालते हैं। क्योंकि पंक्चर्स छोटे छोटे हैं इसलिए दोनों ही टेक्निक्स में रिकवरी फास्टर होती है, पेशेंट को पेन कम होता है और स्मॉल कट्स होने के कारण ये कॉस्मेटिकली पेशेंट को ज्यादा सूट करती है। ये बात हुई दोनों में कॉमन क्या है। अब समझते हैं लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक में फर्क क्या है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आपने सुना होगा बहुत टाइम से हमारे यहाँ 30-40 ईयर्स से आ गई है। जब शुरू में लेप्रोस्कोपी आई थी उसके अगेंस्ट भी बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हुए थे। ये कहा जाता था कि कुछ ना कुछ टिश्यू अंदर छूट जाता है, इनकम्प्लीट सर्जरी हो जाती है, पर ग्रेजुअली ये सभी बातें खत्म हो गई हैं और लेप्रोस्कोपी आजकल स्टैंडर्ड ऑफ केयर स्टैब्लिश हो चुका है। लेप्रोस्कोपी हम करते हैं उन्हीं छोटे पंक्चर से, पर हमारा विजन इसमें 2 डायमेंशनल होता है इन कॉन्ट्रास्ट टू ओपन सर्जरी जहां हम आंख से देखते हैं। दूसरी बात, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हमारे इंस्ट्रूमेंट्स लंबे लंबे होते हैं पर वो स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उनमें कोई मोबिलिटी नहीं होती। मतलब इंस्ट्रूमेंट सीधे जा सकता है, साइड टू साइड मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट अंदर जाके साइड टू साइड उसका टिप घूम जाए, जो कि हम कई जगह चाहते हैं और ये हमको लिमिटेशन लगता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तीसरी चीज, क्योंकि फीमेल एनाटॉमी ऐसी होती है कि हमारे कुछ ऑर्गन स्लाइडिंग एरिया में होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं, जहां हमें नीचे से जाना होता है, वहां हमको लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट के कारण सर्जरी में कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लेप्रोस्कोपी टोटली एक टीम डिपेंडेंट सर्जरी है। सर्जन अपने हाथ से बहुत अच्छी सर्जरी कर सकता है, पर कैमरा पर्सन, जो दूसरा इंसान, दूसरा असिस्टेंट कैमरा पकड़ता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वही ऑर्गन दिखाए, उतना ही पास से दिखाए जितना कि सर्जन को चाहिए। जो अदर साइड का असिस्टेंट होता है, जो हमको इंटेस्टाइन्स हटाने में या टिश्यू को बीच में दिखाने में हेल्प करता है, उसका भी सर्जन से कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए लेप्रोस्कोपी टीम वर्क है। एक अच्छा सर्जन होना ही काफी नहीं है, आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छा होना चाहिए, आपका कैमरा पर्सन, आपका असिस्टेंट, सभी कोई वेल ट्रेन्ड और आपके साथ चलने वाले होने चाहिए। अब समझते हैं रोबोटिक सर्जरी क्या है। रोबोटिक सर्जरी यानी कि रोबोट एक सिस्टम होता है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है पेशेंट कार्ड, जिसमें के आर्म्स होते हैं जो पेशेंट की बॉडी पे फिक्स होते हैं। दूसरा होता है सर्जन कंसोल, जहां सर्जन बैठ के अपने फिंगर के मूवमेंट से और पैरों के मूवमेंट से सर्जरी को कंट्रोल करता है। और तीसरा होता है विजन कार्ड, जहाँ पे हमारे कैमरा, टेलीस्कोप, लाइट सिस्टम सभी कुछ फिक्स्ड होते हैं। रोबोटिक सर्जरी के डिटेल्स मेरे दूसरे वीडियो में अवेलेबल है। अभी मैं केवल की पॉइंट्स बताने वाली हूँ। इन कॉन्ट्रास्ट टू लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी एक 3D सर्जरी होती है। सेकेंडली, इसमें हमको मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा दिखता है, जैसे कि एक छोटी सी कॉइन हमको डिनर प्लेट के बराबर नजर आती है। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि अंदर जाकर के ह्यूमन हैंड्स की तरह कहीं भी घूम सकते हैं, नीचे से ऊपर, साइड टू साइड, मेन मूवमेंट भी और फिंगर मूवमेंट। जैसे हमारा रिस्ट मूवमेंट और फिंगर मूवमेंट 2 तरह के मूवमेंट से सेम मूवमेंट्स हमारे रोबोटिक सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट से हमको मिल सकते हैं। इसलिए हम डीप से डीप जगह में जा सकते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। इसमें ट्रेमर फिल्ट्रेशन होता है। नॉर्मली हम सभी को थोड़े बहुत ट्रेमर्स होते हैं जो कि लेप्रोस्कोपी में थोड़े से मैग्नीफाइड होते हैं, जबकि रोबोटिक सर्जरी उसको फिल्टर कर देता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारे कंट्रोल इसमें सर्जन के हाथ में होते हैं, क्योंकि सर्जन बैठा होता है, रिलैक्स्ड होता है, वो थकता नहीं है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में लंबे लंबे समय सर्जरीज करने से सर्जन एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनकी सर्जिकल लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है। जबकि रोबोटिक सर्जरी में सर्जन बैठ के सर्जरी करता है, थकता नहीं है। अगर हमको इंटेस्टाइन्स को एक तरफ रखना है तो हमने एक इंस्ट्रूमेंट से ऐसे साइड में कर दिया तो वही रहेगा जब तक सर्जन उसको ना हिलाए। इसलिए सर्जन के कंट्रोल में होने के कारण ओवरऑल सर्जरी बहुत अच्छी होती है, बहुत फास्ट होती है। अभी तक मैंने आपको जो रोबोटिक सर्जरी के बेनिफिट्स बताए, इन्हीं सब के कारण हम कहते हैं रोबोटिक सर्जरी हैज मच मोर प्रेसिशन देन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। अब समझते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के क्या फायदे हैं। वन इज, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को आए हुए वर्ल्ड में बहुत साल हो चुके हैं, इट इज प्रूवन। सेकेंडली, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये छोटे गाँव से लेके मिड लेवल शहरों में और बड़ी सिटीज में सभी जगह अवेलेबल है। कई जगह लोग फ्रीलांसर्स होते हैं, लेप्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंट्स अपने कार में सारा लेके और जगह जगह जाके ऑपरेट करते हैं। ऐसा मैंने भी बहुत साल किया था एट द बिगिनिंग ऑफ माय करियर व्हेन आई
वाज इन मुंबई, जबकि रोबोटिक सर्जरी में पॉसिबल नहीं है। और तीसरी चीज, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, बहुत ज्यादा इसका कॉस्ट नहीं होता, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अफोर्ड कर पाते हैं। रोबोटिक सर्जरी के जो ड्रॉबैक्स हैं, इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट है जो कि काफी एक्सपेंसिव आता है और ये कॉस्ट इनडायरेक्टली पेशेंट को भी पास ऑन होती है। सेकेंडली, इसके लिए हमको रोबोट सिस्टम चाहिए जो कि बहुत ही महंगी डिवाइस है और उसके लिए बड़ा ओटी सेटअप चाहिए, इसलिए बहुत छोटे नर्सिंग होम्स इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता। थर्डली, डॉक्टर्स को भी इसमें ट्रेनिंग करनी होती है, सर्जन्स हैव टू अंडरगो ट्रेनिंग। तो तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन जब होता है तभी रोबोटिक सर्जरी पॉसिबल है। अब समझते हैं ऐसी क्या कंडीशंस जहां आपको रोबोटिक सर्जरी ही चूज करनी चाहिए। वन वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इन गायनेकोलॉजी सर्जरी इज एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी आपको पता होगा जो कि बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है और इसमें सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं, पूरी एनाटॉमी खराब हो जाती है। कुछ भी समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कि किडनी के पाइप्स कहाँ जा रहे हैं, ब्लैडर कहाँ है, इंटेस्टाइन्स कहाँ है। ऐसे में हमको प्रेसिशन, 3D व्यू, मैग्निफिकेशन, वाइड रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट टिप मूवमेंट्स, ये सभी हमको हेल्प करते हैं अच्छी सर्जरी करने में। एंडोमेट्रियोसिस और खास करके डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस में अगर आपको चयन करना है तो रोबोटिक सर्जरी ही चुने। सेकंड आता है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, जहां आपको फाइब्रॉइड्स है या ओवेरियन सिस्ट है पर आप आगे प्रेगनेंसी चाहते हैं। ऐसे केसेस में भी मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करती हूँ यू शुड गो फॉर रोबोटिक सर्जरी। अदरवाइज भी अगर आपको फाइब्रॉइड निकलवाने हैं, आपकी फैमिली कंप्लीटेड है या आपको ओवेरियन सिस्ट निकलवानी है, तो भी आपको पोस्ट ऑपरेटिव पेन इतना कम होता है। कई बार पेशेंट्स कहते हैं हमारी सर्जरी हुई भी है कि नहीं हमको पता ही नहीं चल रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स नेक्स्ट मॉर्निंग घर चले जाते हैं। द रिकवरी इज मच फास्टर विद रोबोटिक सर्जरी कंपेयर टू लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पेशेंट्स नेक्स्ट डे बिल्कुल आराम से बैठे होते हैं और घर जाने के लिए तैयार होते हैं। अगर आपकी और कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हैं जैसे कि सेक्रोकॉल्पोपेक्सी, जहाँ पे कि प्रोलैप्स हो चुका है और हमको वेजाना को ऊपर खींच के मैश लगाना है, इसमें रोबोटिक सर्जरी बहुत इफेक्टिव है। अगर आपकी ऑन्को सर्जरी, कैंसर सर्जरी होनी है तो भी रोबोटिक सर्जरी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आइडियली हर सर्जरी कहीं ज्यादा बेहतर की जा सकती है अगर रोबोटिक टेक्निक से की जाए कंपेयर टू लेप्रोस्कोपी। अब समझते हैं व्हाट शुड यू चूज। हमको इसमें देखना पड़ता है पेशेंट फैक्टर्स क्या है, जैसे कि पेशेंट क्या बहुत ज्यादा ओबीज है, आपका वेट अगर बहुत ज्यादा है, या फिर आपकी कई बार पहले ऑपरेशन हो चुके हैं जिनमें कि हमको अंदर कई बार एडिशन चिपके हुए ऑर्गन्स मिलते हैं, या एंडोमेट्रियोसिस है, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन है। इन सभी कंडीशंस में आपको रोबोटिक सर्जरी ही चूज करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बजट क्या है। अपना बजट देखें। अगर आपकी इंश्योरेंस है तो अपनी कंपनी से आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आपको रोबोटिक का अप्रूवल दें। आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे आपकी एज, एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशंस, इंडिकेशन फॉर सर्जरी क्या डिजीज है और आपका बजट कितना है। तो कंक्लूड में कहना चाहूंगी, इट इज मैन बिहाइंड द मशीन, नॉट द मशीन विच इज इंपॉर्टेंट। अगर अच्छा सर्जन है वो लेप्रोस्कोपी से भी आपकी बहुत अच्छी सर्जरी करेगा, पर वही सर्जन अगर उसको और बेटर इक्विपमेंट मिल जाए, जैसे कि रोबोट का असिस्टेंस मिल जाए, तो यही सर्जन आपकी सर्जरी को और 10 टाइम्स बेटर कर सकता है। और अक्सर एक मिथ होता है लोगों में कि रोबोट ऑपरेशन करेगा, डॉक्टर साहब हमको तो आप पे भरोसा है, रोबोट पे तो नहीं है। सो आई मस्ट क्लैरिफाई, इट इज नॉट द रोबोट। रोबोट एक मशीन है जो कि असिस्टेंट है सर्जन के लिए। हमारे कमांड्स पर ही रोबोट के इंस्ट्रूमेंट्स मूव करते हैं। अगर हम हट जाते तो हमारा रोबोट वहीं के वहीं फ्रीज हो जाता है और बहुत सारी ट्रायल्स के बाद ही अप्रूव होकर मार्केट में आया है जिसको हम पेशेंट्स पे यूज कर सकते हैं। सो इट इज वेरी सेफ टू गो फॉर रोबोटिक सर्जरी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंतर को समझने में हेल्प करेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, गुड बाय।